नमस्कार साथियों, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया था, जिसमें हमने आपके लिए लगभग 30 सवालों को हल किया था। इससे पहले हमने बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार की हिस्ट्री के बारे में लगभग 80 सवालों को, कितने बच्चों, 80 सवालों को हमने 3 पार्टों में देखा था। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में देखा था। और जिन छात्रों ने भी उस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है, तो पहले वो लोग बिहार के हिस्ट्री के हमारे द्वारा कवर की गई सीरीज को देख सकते हैं, जो केवल न केवल उनके 71 बीपीएससी, इसके साथ साथ अन्य बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बिहार के इतिहास स्पेशल के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और जहां से आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कई सवाल आपके एग्जाम में दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार के भूगोल के पार्ट 2 के बारे में। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा वीडियो को शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, और आज का पहला सवाल, सवाल नंबर 31 देखते हैं। सवाल नंबर 31 क्या कहता है? सवाल नंबर 31 के अनुसार नागी नगटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान से पढ़िए। नागी नगटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जमुई, दूसरा ऑप्शन है मुंगेर, तीसरा ऑप्शन है नवादा, चौथा ऑप्शन है गया। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जमुई। क्या हो जाएगा बच्चों? जमुई। बिहार के जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर साइट भी है, बिहार की रामसर साइट के अंदर भी ये आते हैं। रामसर साइट क्या होते हैं बच्चों? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण का प्रयास है, आर्द्र भूमि संरक्षण का प्रयास है। किधर है बच्चों? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण का प्रयास है। रामसर साइट हमारा नागी नकटी इसी का उदाहरण है। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ अन्य पक्षी अभ्यारण्य या जो नेशनल पार्क हैं जो बिहार में पाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं और देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे बिहार का सिर्फ एक नेशनल पार्क है जो बिहार में पाया जाता है। कौन सा नेशनल पार्क है बच्चों? वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ है बच्चों? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके अलावा भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है बच्चों? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। ठीक है, काबर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बच्चों कहाँ है? बेगूसराय है। तो ये भी एक रामसर साइट है, याद कर लेना है आपको, ये भी एक रामसर साइट है। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए एक दो और देखते हैं हम लोग। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बच्चा कहाँ है? नालंदा, नालंदा जिले में है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लास्ट देखते हैं हम लोग विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे बच्चों? ये है भागलपुर में। चलिए वो सारे विकल्प पेपर्स ध्यान से देखिए और हल करने का प्रयास करिए। याद कर लीजिए, यहाँ पे बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है बच्चों? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वो कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। दूसरा भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? मुंगेर में। तीसरा काबरताल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेगूसराय में, जो कि रामसर साइट भी है। चौथा राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है नालंदा में। पांचवा विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव ये कहाँ है? भागलपुर में। आप लोग इनको याद कर लीजिए, या तो सकता है मैचिंग के रूप में आ जाए या फिर अलग अलग आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और जवाब ऊंचा हो सकता है। सभी को ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? ध्यान से पढ़िए। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई थी। सोमेश्वर श्रेणी किन किन को याद है वो लोग कमेंट में बताएं, और सोमेश्वर श्रेणी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कमेंट करके बताएं। चलिए आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 610 मीटर, 750 मीटर, 874 मीटर और 920 मीटर। ध्यान से देखिए ऑप्शन को और बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों। इसका सही उत्तर है 874 मीटर, यानी इसकी उत्तर इसका बिल्कुल भी सही है। 874 मीटर है सोमेश्वर श्रेणी की सबसे अधिक ऊंचाई। अगर बिहार के मैप को हम लोग देखें एक बार, जैसे मान लेते हैं ये बिहार का मैप है रफली, और यहाँ पे हमको दिखाई पड़ती है सोमेश्वर श्रेणी। इसके साथ में है दून घाटी। क्या है बच्चों? दून घाटी।
और इसके साउथ में है बच्चों रामनगर, दून। याद कर लेना एकदम तीनों क्रम में आ सकता है पूछने के लिए, इनका उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो बच्चों सबसे ऊपर है दून घाटी, सॉरी समिशस नदी, फिर दून घाटी और फिर है रामनगर दून। और समिशस नदी की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर, 874 मीटर। चलिए उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक यानी माइका पाया जाता है? चलिए बताइए, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे रोहतास, मुंगेर, गया और नवादा। बताइए किस जिले में बिहार के अभ्रक पाया जाता है? इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा नवादा। बिहार के नवादा जिले में हमको अभ्रक यानी माइका दिखाई पड़ता है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको कुछ मिनरल्स बताए थे और उनके जिले बताए थे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। आपको याद है तो कमेंट करके बताएं, जिससे आपको भी याद हो जाए और अन्य बच्चों को भी पता चल जाए। चलिए हम लोग आपको रिकॉर्ड करवाते हैं दोबारा से। जैसे बिहार में चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज है और ये कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं पाइराइट। इसका कुछ पाया जितना भारत में उसका 95% बिहार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? बिहार में। बिहार में कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। और हम लोग देखते हैं अभ्रक। पहले हम लोगों ने नवादा जिले में पाया जाता है, मुख्यतः रूप में नवादा जिले में पाया जाता है। अन्य जिले में भी थोड़ा बहुत मिलता है पर मुख्यतः वहीं पे मिलता है। बॉक्साइट देखते हैं हम लोग। बॉक्साइट कहाँ मिलता है बच्चों? ये हमको मुंगेर में दिखाई पड़ता है। कहाँ मिलता है? मुंगेर में। मुंगेर की पहाड़ियां हैं खड़गपुर, खड़गपुर हिल्स, वहां पे हमको बॉक्साइट दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं कि गैडना, गैडना कहाँ दिखाई पड़ता है हमको? बांका में। ये सारे याद कर लीजिए एक बार दोबारा से। चूना पत्थर रोहतास, पाइराइट रोहतास, बॉक्साइट मुंगेर, खड़गपुर हिल्स में, और गैडना बांका में। चलिए बिहार के गया और नवादा जिले में अभ्रक के भंडार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर आपका 34 है कि सवाल नंबर 34 है आपका। तो सवाल नंबर 34 कह रहा है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे लंबी दूरी तय करती है? ये सवाल हमने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था। तो सवाल ये था कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है, तब मैंने ये वाला सवाल भी आपको वहीं पे करा दिया था। जिन लोगों ने किया है और उनको याद है वो कमेंट में लिख के बताएं, और जिनको नहीं बताया वो बोलो यहाँ से देखें और इसको हल करने का प्रयास करिए। आपके ऑप्शन है यहाँ पे पटना, भागलपुर, कटिहार और बेगूसराय। सही है, क्या उत्तर होगा बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चा पटना। पटना में गंगा नदी बिहार में सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, टोटल कितनी लंबाई है बिहार की? बिहार में गंगा नदी की 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, जिसमें से पटना में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है। और गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। कितने जिले बच्चों? 12, याद कर लेना है आपको, 12 जिला, 12 जिलों से गंगा नदी होकर बहती है। चलिए आपका सवाल नंबर हम अगला देखते हैं। और सवाल नंबर आपका 35 है कि गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ध्यान से पढ़ना है। गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ध्यान से, आपके ऑप्शन है यहाँ पे बिहार और झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। ठीक है बच्चों, चलिए हम गंडक परियोजना के बारे में कुछ और एक्शन इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ये जो बिहार और यूपी के साथ साथ नेपाल की भी एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है बच्चों, याद कर लेना है आपको नेपाल। गंडक परियोजना, गंडक से 3 नहर निकाली गई है बच्चों। कितनी नहर? कितनी? 3। उनका नाम क्या है बच्चों? तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। ये 3 नहर हैं जो गंडक नदी से
निकाली गई हैं। ठीक है बच्चों, गंडक परियोजना से 3 नहर निकाली गई हैं, तिरहुत, त्रिवेणी और डोन। इस पे एक बांध भी बनाया गया है। बच्चों क्या नाम है उसका? बैराज या बांध। और ये कहाँ बना है बच्चों? वाल्मीकि नगर के बिल्कुल पास में बनाया गया है। क्लियर हुआ आपको? तो ये किन देशों, किन राज्यों की परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 बांध है, तिरहुत, 3 नहर निकाली गई हैं, तिरहुत, त्रिवेणी और डोन। चलिए, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला सवाल, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 कह रहा है कि बिहार में किस खनिज का उत्पादन होता है? जैसे बिहार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, और मुख्यतः किस खनिज का उत्पादन होता है, ये इस सवाल का प्रश्न है। ध्यान से पढ़िए। जैसे बिहार में कुछ मात्रा में कोयला भी मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है, मैग्नीज लगभग नहीं मिलता है या मिलता थोड़ा बहुत ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर, क्योंकि बिहार में चूना पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है। समझ आया आप लोगों को? क्योंकि जो कोयला है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में हमें मुख्यतः दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, उड़ीसा भी और बॉक्साइट भी हमको इन्हीं राज्यों में, उड़ीसा में अधिक दिखाई पड़ता है, किंतु बिहार में हमको चूना पत्थर अधिक दिखाई पड़ता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? चूना पत्थर। जैसे एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिहार में कई खनिज मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खनिज चूना पत्थर है, जो रोहतास में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों? रोहतास में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चूना पत्थर कहाँ मिलता है, रोहतास में। आपको ऊपर ही पढ़ाया था मैंने, तो ये वही वाला है रोहतास। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? चूना पत्थर रोहतास में मिलता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। और सवाल नंबर 37 कह रहा है कि बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ध्यान से पढ़िए और बताइए। क्या ऑप्शन था यहाँ पे? चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कंकड़ युक्त मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है आपका बलुआ मिट्टी, बलुआ दोमट मिट्टी, और चौथा ऑप्शन है भारी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे बच्चों मिलती है हमको कंकड़ युक्त मिट्टी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नदियां हैं, जैसे गंगा नदी मान लेते हैं हम लोग, जो तराई क्षेत्र की नदियां हैं, जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ये नदियां पहाड़ी क्षेत्र से आती है। कहाँ से बची आती है? पहाड़ी क्षेत्रों से। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां कटाव करती हैं। जैसे गंगा नदी है और सिंध नदी है, वो क्या बनाती है बच्चों? गार्ज बनाती हैं या घाटी बनाती हैं, कटाव करती हैं। तो जो कटाव के साथ साथ पत्थर और जो बजरी आती है उसको अपने साथ लेके आते हैं, और ये जमा होता है तराई क्षेत्र में, जिससे वहां पर कंकड़ युक्त मिट्टी हमको दिखाई पड़ती है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है? कर्मनाशा नदी किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है? ध्यान से पढ़िए सवाल को। कह रहा है कि कर्मनाशा नदी किन 2 राज्यों की सीमा बनाता है? चलिए अब बताइए। ऑप्शन है यहाँ पे बिहार और झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कर्मनाशा नदी सीमा बनाती है। कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश के बीच में, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनाशा नदी 2 राज्यों की सीमा बनाती है। चलिए आपको एक बार पूरा नदियों का अववाह चित्र पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके विभिन्न एग्जाम में लगातार डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे देखते हैं हम लोग बिहार का मैप बनाते हैं एक बार, और कोशिश करते हैं आपको पूरा मैप में सारी नदियों के बारे में समझाया जाए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी तो यहीं से बच्चों प्रवेश करती है कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा। ये नदी है तो यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे यूपी है, ये हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं, तो ये नदी बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। कौन सी बच्चों? कर्मनाशा। एक नदी और है जो मिलती है बिहार से और यूपी के बीच, घाघरा। ये बच्चा है घाघरा नदी, जो बिहार और यूपी की दूसरी नदी है तो सीमा बनाती है। किस जगह बच्चों? ये नदी है बच्चों गंडक। ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है सीक्वेंस में। पूर्व से पश्चिम कौन सी नदी है, राइट बैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंड साइड नदी कौन सी है, ये सारा कुछ आपको एक बार इसी मैप से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये नदी है बच्चों बूढ़ी गंडक। कौन सी बच्चों? बूढ़ी गंडक।
ठीक है। ये बच्चों नदी है बागमती, ध्यान से पढ़ते हुए रहना है आपको। ये बच्चों नदी है कमला, और ये बच्चों नदी है कोसी। कोसी नदी को हमने कल और इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताएं। कोसी नदी को क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या कहते हैं कोसी नदी को। और हमने इसके बाद पढ़ा था महानंदा नदी, महानंदा। ठीक है, चलिए हम लोग पठारी नदियाँ देखते हैं। तो ये बच्चों है सोन नदी, ये बच्चों दो नदियां हैं, इनका नाम है मोहना और निरंजना। ये दोनों आगे चल के मिलती हैं, यहाँ पे उसका इसका नाम पड़ जाता है फल्गु। और इसी के एक साइड नदी है पुनपुन। क्लियर हुआ बच्चों, पुनपुन नदी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्यूल नदी। चलिए, ये पूरा मैप था, मुख्यतः मैंने आपको पढ़ा दिया है। और ये वाला क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कर्मनाशा नदी सीमा बनाती है। सवाल नंबर 39 कि महानंदा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। अब देखना है मैम में किस महानंदा नदी कहाँ पे बहती है। तो मैंने आपको बताया कि महानंदा नदी यहाँ पे बहती है, तो इसका जो प्रवेश का जिला है वो बच्चों कौन सा है, किशनगंज। यानी किशनगंज जिले से पूर्णिया नदी बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ पे बच्चों, किशनगंज से। एकदम याद करेंगे सीधा सीधा। और इसका निकास जो है, मतलब ये नदी कहाँ से निकलती है, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल क्या है। तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है महानंदा नदी। और बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, किशनगंज से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर है 40। सवाल नंबर 40 है कि गोगाबिल झील, कौन सी झील बच्चों, गोगाबिल, किस जिले में स्थित है। तो आपके ऑप्शन था यहाँ पे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा कटिहार, यानी कटिहार जिले में गोगाबिल झील स्थित है। कहाँ है बच्चों, कटिहार जिला, बिहार का कटिहार जिला। चलिए कुछ और झीलों को हम लोग पढ़ देते हैं, जैसे काबर लेक, ये बच्चों कहाँ है, बेगूसराय। गोगाबिल झील को हम लोग गोगा वैसे भी लिखते हैं, गोगा लेक। ठीक है, कोई भी आ जाए तब भी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कटिहार में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद कुशेश्वर झील, ये बच्चों है दरभंगा। कहाँ है बच्चों, दरभंगा में। इसके अलावा घोड़ा कटोरा लेक झील, घोड़ा कटोरा लेक, ये बच्चों कहाँ है, ये है राजगीर में। ठीक है बच्चों, एक झील और हम पढ़ते हैं मोती झील, ये बच्चों कहाँ है, मोतिहारी। और मोतिहारी कहाँ है बच्चों, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण में। क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 41 कि बिहार में पुनपुन नदी, अभी मैंने आपको बताया था पुनपुन नदी क्या है, कहाँ पे मिलती है गंगा में और किसकी सहायक नदी है। तो पूछता है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हिमालय, छोटा नागपुर का पठार, विंध्य श्रेणी और कैमूर श्रेणी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यानी बिहार के जो साउथ में छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। तो बिहार में झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। किधर है बच्चों, पलामू जिला में निकलती है कौन सी नदी, पुनपुन नदी, झारखंड के पलामू जिला, जो कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो पुनपुन नदी है, इसके बारे में बड़ी डिटेल पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये नदी बिहार में औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है। ये बच्चों क्या करती है, प्रवेश करती है। और गंगा में फतुहा
हथुआ के निकट मिल जाती है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है कि लौह अयस्क, बिहार में लौह अयस्क कहाँ मिलता है? हमने आपको बहुत सारे अयस्क जो थे पहले भी पढ़ाए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वाला अयस्क कहाँ मिलता था। एक साथ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी अयस्क को एक साथ कमेंट में लिख दें, जिससे उनको भी याद हो जाएगा और आगे वाले बच्चों कमेंट पढ़ के भी उनको भी सहायता मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग अपने आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 42 कि बिहार में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? बिहार में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर, गया, रोहतास और नवादा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर, यानी बिहार के मुंगेर जिले में हमको लौह अयस्क यानी लोहे के जो अयस्क हैं, Fe यानी लोहा, वो हमें बिहार के मुंगेर जिले में दिखाई पड़ता है। मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियाँ, बच्चों याद कर लेना है कहाँ पे, मुंगेर जिले की खड़गपुर, यानी खड़गपुर लिखते हैं और खड़गपुर भी लिखते हैं, खड़गपुर हिल्स। यहाँ पे हमको लौह अयस्क दिखाई पड़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहार के किस फसल का उत्पादन गंगा के दियारा क्षेत्रों में होता है? स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है कि गंगा के दियारा क्षेत्रों में होता है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जूट, दूसरा ऑप्शन है ईख, मतलब गन्ना। अगर सवाल घुमा के पूछ ले कि ईख पर बहुत से बच्चों को नहीं पता होगी, तो बच्चों याद कर लेना है ईख हम लोग गन्ने को बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन है धान। तो पूछ रहा है कि बिहार के जो दियारा के क्षेत्र है, गंगा के दियारा, वहाँ पे कौन सा फसल का उत्पादन किया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मक्का, यानी मक्के का उत्पादन हम लोग गंगा के दियारा क्षेत्र में करते हैं। जैसे मक्का के दियारा क्षेत्र दो क्षेत्र हैं जहाँ जो पहले बाढ़ बनती थी, और बाढ़ बनने के बाद जब बाढ़ वहाँ से चली जाती है तो जो क्षेत्र होते हैं बचे हुए उनको हम लोग कहते हैं गंगा का दियारा क्षेत्र। तो वहाँ पे हम लोग मक्का और तरबूज और खरबूज, ये दोनों फसलें हैं जायद की फसलें, जिससे मान लेते हैं गंगा नदी बह रही है, तो इसमें बाढ़ आई तो इसका जो एक्सपेंशन था वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब कुछ समय बाद जब बाढ़ वापस गई तो वापस से होकर गंगा नदी मूल अवस्था में वापस आ गई। तो ये जो क्षेत्र थे इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दियारा। क्या बोलते हैं बच्चों? दियारा। और इन क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? मक्का। और जो खरबूज और तरबूज की खेती है ये फसल है जायद की। कौन सी फसल है बच्चों? जायद की फसलें। जैसे 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। आपको हम लोग आगे पढ़ाएंगे ये वाला कि कितने तरह की फसलें होती हैं। चलिए आगे के सवाल देखते हैं हम लोग। तो आगे का सवाल है कि बिहार में गर्म जल के स्रोत, ठीक है बच्चों, क्या गर्म जल के स्रोत बिहार में कहाँ कहाँ मिलते हैं? और आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे गया और नवादा। क्या है बच्चों? गया और नवादा। दूसरा ऑप्शन है राजगीर और मुंगेर। तीसरा ऑप्शन है बच्चों पटना और बक्सर। तो चौथा ऑप्शन है आपका वैशाली और सारण। चलिए बताइए कि बिहार में कहाँ कहाँ हमें गर्म जल के स्रोत दिखाई पड़ते हैं? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर और मुंगेर, यानी राजगीर और मुंगेर में हमें गर्म जल के स्रोत दिखाई पड़ते हैं। अगर हम लोग मुंगेर में देखें कौन कौन से मिलते हैं, तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि मुंगेर में हमको लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड इत्यादि जो हैं वो गर्म जल के स्रोत हमको मुंगेर में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा राजगीर में हम लोग देखें तो राजगीर में हमको ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड इत्यादि हमको बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोत दिखाई पड़ते हैं। ये सारे याद कर लेने, हो सकता है मैचिंग में आ जाए कि इनमें से कौन सा जिला, कौन सा गर्म कुंड राजगीर में नहीं है या मुंगेर में नहीं है। समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 45
सवाल नंबर 45 क्या कह रहा है कि बिहार में गोंडवाना की चट्टानें किस जिले में पाई जाती हैं? ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सी चट्टानें पूछ रहा है? गोंडवाना की चट्टानें। चलिए देखते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे रोहतास, गया, सॉरी मुंगेर, कैमूर और गया। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बिहार में गोंडवाना की चट्टानें किस जिले में पाई जाती हैं? तो बच्चों इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं रोहतास, मुंगेर, कैमूर और गया। तो बिहार के गया जिले में हमको गोंडवाना की चट्टानें दिखाई पड़ती है। कहाँ बच्चों? गया जिले में। याद कर लेना है, गया, गोंडवाना, गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? गोंडवाना गा से और गया भी गा से। चलिए और चट्टानें हैं जो बिहार में दिखाई पड़ती हैं, उनको हम लोग एक बार देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बिहार का मैप है, तो जो यहाँ पे हमको दिखाई चट्टानें दिखाई पड़ती हैं, ये जो है बिहार का वेस्ट चंपारण जिला यानी पश्चिमी चंपारण जिला, इसके आसपास की जो चट्टानें हैं उनको हम लोग कहते हैं टर्शरी। क्या कहते हैं बच्चों? टर्शरी चट्टानें। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रही है चट्टानें, उनको हम लोग कहते हैं बेंधियन चट्टान। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमको यहाँ पे धारबाड़ चट्टान दिखाई पड़ते हैं। कौन चट्टान? धारबाड़ चट्टान। इसके अलावा जो गंगा का मैदान है, इसको यहाँ पे हमको क्वाटनरी चट्टान दिखाई पड़ती है। क्लियर हुआ बच्चों आपको? यहाँ पे हमको टर्सरी चट्टान है, यहाँ पे बिंधियन चट्टान है, यहाँ पे धारबाड़ चट्टान है और यहाँ पे क्वाटनरी चट्टान दिखाई पड़ती है। क्लियर हुआ बच्चों? और गोंडवाना की चट्टानें हमको गया में दिखाई पड़ती है। चलिए, उम्मीद है आपको ये बड़ा सवाल क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर अगला, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ध्यान से पढ़िए और बताइए बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं शेखपुरा, दूसरा ऑप्शन है अरवल, तीसरा ऑप्शन है लखीसराय, चौथा आंसर है शिवहर। चलिए बताइए कि बिहार में कौन सा जिला है ऐसा है जहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? ध्यान से देखिए और बताइए। तो उसका बच्चों उसका उत्तर हो जाएगा बिहार का शेखपुरा जिला। बिहार का शेखपुरा जिला ऐसा है जहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ध्यान से पढ़िए सवाल को। तो बच्चों कौन सा जिला है? शेखपुरा। इसके अलावा ये पहले नंबर पर सबसे कम शेखपुरा, दूसरे नंबर पर बच्चों कौन सा? शिवहर। शिवहर जिला दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है अरवल। अगर क्रम लगाने को आ जाए कि बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों को क्रम में अरेंज करिए, तो सबसे पहले शेखपुरा, फिर शिवहर और फिर अरवल। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछ रहे, मैक्सिमम पूछ रहे, तो बच्चों उसका आंसर हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, तो ईस्ट चंपारण। और फिर आंसर है मुजफ्फरपुर। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं बच्चों? शेखपुरा, शिवहर और अरवल। क्लियर होगा आप सभी को? एक बार ध्यान से देख लीजिए। पिछले साल भी जब बीपीएससी 70 यूपीएससी था, वहां भी आपके लिए बीपीएससी था, तो वहां भी जनसंख्या से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। तो ये वाला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे बना लीजिए आप लोग। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या भी मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ था, सबसे कम जनसंख्या भी आपको मैंने 3 बता दिया। 3 दिन अगर सीक्वेंस में लगाने का तब भी आप लोग लगा सकते हैं, और डायरेक्ट पूछा जाए एक जिला तब भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ध्यान से देखिए, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ठीक है बच्चों, अगर आपने बिहार के जो मैप है, फिजिकल मैप को ध्यान से पढ़ा हो, तो आपको पता चलेगा कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए ऑप्शन को। और ऑप्शन है यहाँ पे आपके सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज। तो बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। यानी बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बच्चों? पश्चिमी चंपारण। जैसे यहाँ पे अगर हम मैप बनाए बिहार का,
तो ये बच्चों यहाँ पे जो जिला है उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी चंपारण। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऐसे इसके अलावा अगर हम आपको मैप में कुछ और जिलों के नाम बताएं तो बच्चों यहाँ पे सबसे जो साउथ में है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है बच्चों? गया। ये बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है, साउथ। उत्तरी जिला कौन सा है बच्चों? वेस्ट चंपारण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 48 को देखते हैं कि बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कौन सा बच्चों? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया। ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और बताइए कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा बच्चों? पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान को हम लोग पटना जू मतलब इंग्लिश का टर्म है जू, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं चिड़ियाघर। पटना चिड़ियाघर जो है वही पटना चिड़ियाघर को ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? संजय गांधी जैविक उद्यान। और ये कहाँ पे स्थित है बच्चों? पटना में। ध्यान से देख लेना है, अगर आ जाएगा पटना जू तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे स्थित है, पटना चिड़ियाघर तभी पता चल जाएगा। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ये कहाँ बच्चों? पटना में। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि सोन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? ध्यान से पढ़िए और बताइए। सवाल आपका है कि सोन नदी बिहार में गंगा में कहाँ से मिलती है? और आपके ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों बक्सर, पटना के पास, मुंगेर और भागलपुर। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा पटना के पास, यानी पटना के पास सोन नदी गंगा में मिल जाती है। देखते हैं हम लोग सोन नदी का उद्गम बच्चों कहाँ पे है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक की जो पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, वहां से सोन नदी निकलती है। अब बिहार में प्रवेश देखते हैं, बिहार में प्रवेश कहाँ पे है बच्चों? तो जो बिहार में जो प्रवेश करती है सोन नदी वो कहाँ से करती है बच्चों? रोहतास से। ठीक है बच्चों, कहाँ से मिलती है? रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा में कहाँ पे मिलती है बच्चों? गंगा में बच्चों नदी कहाँ पे मिलती है? दानापुर। पटना के निकट जो दानापुर है वहां पर ये नदी गंगा में मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? पटना के पास सोन नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिहार के किस जिले में वन प्रतिशत सबसे अधिक है? अच्छा, ये एक कंफ्यूजन सवाल है, थोड़ा आपको हम समझा देते हैं पहले। जैसे एक होता है वन प्रतिशत और एक होता है वन क्षेत्र। ठीक है बच्चों, जैसे ये वाला सवाल ही है कि वन प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है प्रतिशत? तो आपके ऑप्शन है रोहतास, कैमूर, जमुई और नवादा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कैमूर, यानी कैमूर जिला वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे अधिक, वन प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन लगता है। एक होता है जैसे वन क्षेत्र, एक होता है प्रतिशत में वन क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिए सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ध्यान से। तो वन क्षेत्र के हिसाब से बिहार की सबसे ज्यादा जिला जो है वो है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। ठीक है बच्चों, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है वन, वो है कैमूर, जमुई और मुंगेर। कौन कौन से बच्चों? कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई, ये है वन क्षेत्र के हिसाब से। प्रतिशत के हिसाब से कैमूर, जमुई और मुंगेर। ध्यान दीजिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों जमुई, सॉरी कैमूर, ये सबसे अधिक है। देखो ध्यान देना है, कैमूर दोनों में है, वन क्षेत्र हो या प्रतिशत वन क्षेत्र हो, लेकिन जैसे आगे से सवाल आगे का पूरे सीक्वेंस मुझे तो अंतर है। जैसे यहाँ पे पश्चिम चंपारण और जमुई है, यहाँ पे जमुई और मुंगेर है। उम्मीद है आपको ये बड़ा सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल हमने आपके दो पार्ट में बांट दिया था, तो एक पार्ट आपका एक पहले कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन का एक पूरा सेट था, वो कंप्लीट हो गया। हम लोग सेट नंबर 2 पे आते हैं, जहाँ से शुरुआत सवाल नंबर 1 से हो रही है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही सिंपल सवाल है और कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो जैसे इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 98,250, 84,163, 90,000 किलोमीटर। तो बच्चों इसका सिंपल उत्तर है 94,163। डायरेक्ट आपको याद कर लेना है बिहार का एरिया कितना है। एरिया कितना है बच्चों? 94,163 किलोमीटर। और ये परसेंटेज में भाग में कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों?
2.86 याद कर लेना सीधा सीधा, एकदम डाटा एग्जैक्ट याद करना है ये वाला 2.86। 2.86 आप भी नोट करिए, कमेंट में लिख दीजिए जिससे आपको वाला ये सवाल याद हो जाए, डायरेक्ट याद कर लीजिए 2.86। सवाल नंबर आपका है कि बिहार के की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, ध्यान से पढ़िए। और पूछा है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 और 5। तो बच्चों इसका सही उत्तर रहेगा हमारा 3। बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से बच्चों 3 राज्य वो हैं, मैम बनाते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं ये बिहार है, तो जो ये वाली सीमा है जो नॉर्थ में है, ये इसकी उत्तरी सीमा बोलते हैं हम लोग, और ये सीमा लगती है नेपाल से, ये है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से। तो ये कौन सी सीमा है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सवाल आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1, वो सिर्फ नेपाल है। ये बच्चों इसकी सीमा है पश्चिमी, तो पश्चिमी सीमा कहाँ से लगती है बच्चों, यूपी से। कहाँ से लगती है बच्चों, यूपी से। ये है दक्षिणी सीमा बिहार की, ये लगती है बच्चों झारखंड से, क्योंकि बिहार को काट कर ही झारखंड बनाया गया, तो ये दक्षिण का भाग होगा झारखंड। ये बच्चों जो सीमा है इसकी पूर्वी, ये सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। ठीक है बच्चों, कहाँ से लगती है बच्चों, पश्चिम बंगाल से। आपको ये भी याद कर लेना है कि यूपी से कौन से जिले लगते हैं, झारखंड के कौन से जिले नेपाल से लगते हैं, या नेपाल के कौन से जिले झारखंड से लगते हैं। पश्चिम बंगाल से नेपाल के कौन से जिले लगते हैं, नेपाल से, नेपाल की सीमा से बिहार के कौन से जिले लगता है। ठीक है, मतलब ये वाले जो जिले हैं आपको याद कर लेना ध्यान से। नेपाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं, प्लस यूपी से बिहार के कितने जिले लगते हैं, झारखंड से बिहार के कितने जिले लगते हैं, पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं। ये आपको सीक्वेंस एकदम याद कर लेना है, पूर्व से पश्चिम वाला भी, उत्तर से दक्षिण वाला भी। ठीक है बच्चों, और कौन सा जिला किस राज्य से लगता है बिहार का, ये भी आपको याद कर लेना है। इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों, 3, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन से दिए गए बच्चों बक्सर, पटना, भोजपुर और वैशाली। ध्यान से देखिए, बताइए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और आपका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर, यानी बिहार में बक्सर जिले से गंगा नदी, बिहार में बक्सर जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है। कहां से बच्चों, बक्सर जिले से। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई बच्चों कितनी है, 445 किलोमीटर, यानी 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी बहती है, और ये 12 जिलों से लगती है, 12 डिस्ट्रिक्ट से। और बिहार में सबसे ज्यादा लंबी जो नदी बहती है वो कौन से जिला में है, तो वो पटना जिला है। सारे सवाल एक बार में देख लीजिए। पटना जिला में सबसे ज्यादा लंबी नदी बहती है बिहार में। बिहार में टोटल नदी की लंबाई कितनी है, 445, और ये 12 जिलों से बहती है। और बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। ऑप्शन देखिए आप लोग, बताइए सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बच्चों ऑप्शन था किशनगंज, पटना, गया और भागलपुर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों किशनगंज, यानी बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम बच्चा कहाँ पे वर्षा होती है, वो है अरवल जिला। कौन सा, अरवल। और कौन सी शाखा से बिहार में वर्षा होती है, इसे मान लेते हैं बिहार का मैप है। तो ये जो यहाँ से जो शाखा प्रवेश करती है जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है बच्चों, बंगाल की खाड़ी की शाखा के माध्यम से बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, और किशनगंज यहाँ पे है तो सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे आती है। जैसे जैसे शाखा इधर बढ़ती जाती है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। उम्मीद ये बात आपको समझ आ गई होगी। और सवाल नंबर अगला हम देखते हैं कि बिहार का शोक, सौर ऑफ रिवर बिहार किसे कहा जाता है। आपको मैंने ये वाला सवाल नंबर पार्ट नंबर 1 में ये वाला सवाल आपको मैंने बढ़ा दिया था कि बिहार का शोक किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये भी आपको बताया था। जिसका उत्तर जाएगा बच्चों कोसी नदी। कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, जिन बच्चों ने एक पार्ट देखा है वो इसका कमेंट डाउन करें आंसर कि बिहार की शोक जो है कोसी नदी को क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 6, गंगा की लंबाई कितनी है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। तो गंगाओं की लंबाई कितनी है बच्चों, 445 किलोमीटर। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा ऊपर तो ये वाला आंसर आपको देखते ही मार सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, सारे सिंपल है। 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई बिहार में है। ठीक है बच्चों, बिहार में चूना पत्थर
बच्चों कोई भी एग्जाम हो बिहार का, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे अन्य एग्जाम जैसे पुलिस का हो, उन सभी में जो खनिज होते हैं उनसे एक ना एक सवाल पूछा जाता है। खनिज किस जिले में बिहार के पाया जाता है? तो कई सारे खनिज थे मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक है चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ये रोहतास और कैमूर जिला है बिहार का, वहां पे चूना पत्थर हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए ध्यान से, रोहतास और कैमूर जिले में चूना पत्थर दिखाई पड़ता है। चलिए, बिहार का सबसे गर्म जिला, वो हमने अभी तक पढ़े थे, वर्षा वाला जिला। कौन थे बच्चों? किशनगंज और अरवल, मैक्सिमम मिनिमम के टर्म में। अब पूछा सबसे गर्म जिला, ठीक है, जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है बच्चों। उसका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गया। क्या है बच्चों ऑप्शन? गया। दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर, चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा बच्चों? गया। बिहार के गया जिले में सबसे अधिक गर्मी है। सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा बच्चों? गया। ठीक है बच्चों, और गया बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है। ठीक है, बिहार गया का जो गया जिला है बिहार का, वो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला दोनों है एक साथ है। तो सबसे कोल्ड भी यही है, सबसे हॉट भी यही है। कौन सा बच्चों? गया जिला। ठीक है, याद हो गया आपको? सिंपल है, दोनों दोनों के लिए एक ही जिला है, याद हो जाना चाहिए। सवाल नंबर है 9, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ये वाला सवाल तो मैंने आपको कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया है कि मैप में बनाकर दिखाइए कि सोमेश्वर की पहाड़ियां बिहार के कहाँ पर स्थित है। तो सिंपल है, चलिए देखिए बताइए आपका ऑप्शन। इसके ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास और गया। बताइए कहाँ पर है सोमेश्वर की पहाड़ियां बिहार में? तो बच्चों इसका ऑप्शन है आपके पश्चिम चंपारण। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है। कहाँ पे बच्चों? पश्चिमी चंपारण जिले में। ठीक है बच्चों, पश्चिम चंपारण जिले में, मैंने आपको मैप में दिखाई भी थी, आपको याद ही होगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। बिहार में कुछ कितने प्रमंडल हैं? मैंने डिवीजन पूछ रहा है, बिहार में कुल कितने डिवीजन है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 8, 9, 10 और 11। तो बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा 9। बिहार में कुल कितने डिवीजन है बच्चों? 9। कौन कौन से डिवीजन है बच्चों? 9 डिवीजन है बिहार में टोटल। ध्यान से पढ़िए आप लोग, कितने डिवीजन है बच्चों? 9। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि सवाल नंबर, हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? सवाल नंबर 11। अगर हमको बता दें कौन कौन से डिवीजन हैं तो उनको आप नोट कर लीजिए एक बार। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। ये आपके टोटल 9 डिवीजन है। कितने बच्चों? 9 डिवीजन हो गए। अब एक बार याद कर लीजिए इनको सभी को। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल नंबर 11। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? मैंने आपको पहले वाला सवाल बता दिया था, हम लोग गंडक परियोजना पढ़ रहे थे। तो सिंपल है, ये गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 12 कि बिहार में लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये वाला सवाल भी मैंने आपको कराया था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कराया था। इसके ऑप्शन देखिए, बताइए कहाँ मिलती है। छोटा नागपुर पठार के सीमावर्ती क्षेत्र, गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एक बार बिहार का मैप बनाते हैं हम लोग और देखते हैं ये वाला क्षेत्र कहाँ पे। ये वाला जो क्षेत्र है इस यहाँ पे मिलती है रेड और येलो सॉइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बलथर सॉइल। ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों? छोटा नागपुर पठार का सीमावर्ती क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार का सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है बच्चों, और इसे गया, नवादा और औरंगाबाद जिले इसमें पड़ते हैं। सवाल नंबर 13, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके। गौतम बुद्ध, वाल्मीकि, भीम बांध और राजगीर। बताइए कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये बच्चों कहाँ पे है? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। जब हमने पढ़ा था ना नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क पढ़ा था, उसी का ये भाग है।
ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। क्लियर हुआ आपको ये वाला? सवाल नंबर है 14। और ताल क्षेत्र बिहार में किस प्रकार की भूमि को कहते हैं? हमने पढ़ा था गंगा दियारा, आपको याद होगा। कमेंट में लिखिए वो किस तरह की खेती के लिए उपयुक्त था। अब लोग पढ़ रहे हैं ताल क्षेत्र। क्या बच्चे? ताल क्षेत्र। इसके ऑप्शन हैं आपके ऊंची भूमि, दलदली भूमि, बाढ़ प्रभावित निम्न भूमि और रेगिस्तानी भूमि। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ प्रभावित निम्न भूमि। जो बाढ़ से निचली भूमि होती है जिसमें बाढ़ का पानी भर जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ये ऐसे कुछ कुछ एरिया होता है, इसको हम कहते हैं ताल। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर अगला है सवाल नंबर 15 और आज का आखिरी सवाल। और अगले पार्ट को हम लोग अगली सीरीज में देखेंगे। सवाल नंबर 15 आज का आखिरी सवाल। गंगा में उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियां। आपको जब मैंने मैप बनाया था तो आपको अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको ये सवाल लग जाएगा। कौन कौन सी उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियां हैं? आपके ऑप्शन है सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, कोसी गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी, कर्मनसा, दुर्गावती और अजा और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी नदियां। ये मैंने आपको मैप बनाया था, आप एक बार जाकर दोबारा देख सकते हो वाला मैप, तो आपको ये वाला समझ आ जाएगा। गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदियां बिहार में उत्तरी मैदान की नदियां हैं, ये हिमालय से निकलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें नागवती भी थी और हमने ये पढ़ाई थी महानंदा, ये भी उत्तरी मैदान की ही नदी है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।